आज हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत जल्दी रैपिडली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं तो आज 1 to 51 ये तक हम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। प्रियम्बल का मतलब क्या, प्रियम्बल में अगर जो शॉर्ट नोट्स टाइप में होता है ना वो, तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सीक्वेंस पूछा जाता है किस सीक्वेंस में आया है, तो पहले सॉवरेन आना है, फिर सोशलिस्ट आना है, फिर सेक्युलर आना है, फिर डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक। इसके अलावा फिर आपके प्रियम्बल में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। तो इनका भी सीक्वेंस याद रखना है। वो लोग पूछते हैं पहले जस्टिस आएगा, फिर देखो जस्टिस मिलेगा तभी तो हमें लिबर्टी मिलेगी, लिबर्टी होगी तो हमारे पास इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी होगी तो फ्रेटर्निटी होगी आगे। तो आपको याद रखना है। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जस्टिस किस किस चीज़ की होती है, तो जस्टिस होगी आपके लिए सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। एमपी प्री में क्वेश्चन आ चुका है सोशल और इकोनॉमिकल, उसमें पॉलिटिकल बच्चों ने नहीं कंसीडर किया था कि पॉलिटिकल प्रियम्बल में नहीं होगा, लेकिन याद रखना सोशो जस्टिस आपको देनी है, इकोनॉमिक जस्टिस आपको देनी है और पॉलिटिकल जस्टिस भी आपको देनी है। अब लिबर्टी आपको क्या देनी है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी में आएगा अश्योरिटी, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब फ्रेटर्निटी में आपको क्या लिखना है, अश्योर करोगे आप डिग्निटी को ऑफ द इंडिविजुअल को एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रियम्बल में सिर्फ इतना याद रखना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जस्टिस, सोशो इकोनॉमी, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी, फिर अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। 19 कब आया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हमने 26 नवंबर 1949 को अडेप्ट, इनैक्ट एंड टू गिव अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 पे आते हैं जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। क्या बात है, यूनियन एंड टेरिटरी, नेम एंड टेरिटरी। इंडिया, हम इसे क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल हमारा बना है इसे हम, वहाँ पे हमें 2 वर्ड दिए हुए हैं, इंडिया दिया हुआ है और भारत। इंडिया दैट इज भारत। यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये, 7th अमेंडमेंट 1956 से। स्टेट एंड टेरिटरी स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो स्टेट और टेरिटरीज हैं वो हमें जो स्पेसिफाइड करेंगे हम फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, तो यूनियन एंड इट्स स्टेट 7th अमेंडमेंट 1956 से चीज़ें ऐड की गई हैं। फिर 2 में इतना कुछ, फिर टेरिटरी कंप्राइज है। जब इसमें टेरिटरी की बात है, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, हमने देखा नेम एंड टेरिटरी, तो इंडिया भारत 7th अमेंडमेंट 1956 याद रखना है। और जो हम स्टेट टेरिटरी वो सारी की सारी फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई हैं। टेरिटरी का क्या मतलब है यहाँ पे, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी और अदर टेरिटरी विच में बी एक्वायर्ड। तो 3 चीजें याद रखनी है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरीज विच में बी एक्वायर्ड। आर्टिकल 2, admission and establishment of new state, parliament by law admit into union or establish a new state on such term and condition। तो एडमिशन और एस्टेब्लाइजमेंट किसके पास पार है, आपकी पार्लियामेंट के पास पार है कि वो किसी भी एडमिशन कर सकती है और एस्टेब्लाइज कर सकती है किसी भी न्यू स्टेट का। देन हम आते हैं जो आर्टिकल 3 है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। जब आपको फॉर्मेशन करना है न्यू स्टेट का तो आप क्या क्या बातें याद रखेंगे, पार्लियामेंट बाय लॉ नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। क्या है, पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी, उसमें क्या क्या चेंज, जो आर्टिकल 3 है वो किसके रिगार्डिंग बात करता है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना के नेम और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट चेंज कर सकती है, वो नाम बदल सकती है। बाय सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी टेरिटरी से सेपरेट करके किसी पर्टिकुलर एरिया को किसी दूसरे में ऐड कर सकती है, या दो को मिला के एक साथ कर सकती है। यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और अ पार्ट ऑफ स्टेट, 2 या 2 से ज़्यादा के स्टेट्स पार्ट्स को लेके उन्हें यूनाइट कर सकती है। इंक्रीज कर सकती है एरिया को, डिमिनिश कर सकती है एरिया को, अल्टर कर सकती है बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट को, और अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि आर्टिकल 3 इज रिगार्ड टू विच, तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट इसका टाइटल है। पार्लियामेंट लॉ के थ्रू क्या करेगी, सेपरेशन करेगी टेरिटरी का किसी भी स्टेट से, यूनाइट कर देगी 2 और मोर स्टेट को और अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, इंक्रीज कर सकती है एरिया को, डिमिनिश कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, और अल्टर कर सकती है द बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, लेकिन जो बात आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि नो बिल इंट्रोड्यूस रिगार्डिंग सच एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में लेके आना है रिगार्डिंग जो ये ऊपर 1 2 3 4 चीज़ें बताई हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले
प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही ऐसा बिल आएगा। और अगर उससे कोई स्टेट अफेक्ट होने वाला है, स्टेट लेजिस्लेचर अफेक्टेड बाय दैट लॉ, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट सर क्या करेंगे हमारे, वो एक कॉपी उस स्टेट को भेजेंगे जो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर 2 और 3 में अमेंडमेंट होगा, जो हम इसका सब क्लॉज 4 पढ़ेंगे, उसमें ये है कि अगर यहाँ पे 2 में, यहाँ पे आपने कोई भी अमेंड किया तो आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में कुछ अमेंडमेंट करनी होंगी, जो कि 3, और ये जो प्रोसेस है वो 368 के लिए है, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है 368 के लिए, अगर आपने प्रीएम्बल किया तो वो 368 में नहीं है। पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप आपको क्या बोलती है, सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे उससे रिलेटेड है सिटीजनशिप से। तो सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 5 में ये बात करता है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तब कौन सिटीजन था। तो इसका मतलब ये है जो पर्सन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे डोमिसाइल था टेरिटरी ऑफ इंडिया का, और बोर्न या तो उसके जो डोमिसाइल था टेरिटरी ऑफ इंडिया का, या हु बोर्न खुद जन्मा था, आइदर ऑफ द पेरेंट बोर्न, या उन दोनों, उसके दोनों माता पिता में से कोई एक जन्मा था इन इंडिया, एन ऑर्डिनरी रिजाइड फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी अ सिटीजन। तो मतलब सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सेक्शन 5 आपका बात करता है, वो क्या बात करता है, वो ये बोल रहा है सिर्फ आपका कि कोई भी पर्सन है जो कि बॉर्न है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस आया उससे पहले उसका डोमिसाइल क्या था, इंडिया था, या फिर जिसके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी बॉर्न हुआ हो इंडिया में, और जो ऑर्डिनरली कम से कम 5 साल तो यहाँ रह ही रहा हो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि जिस टाइम से कमेंसमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का उस टाइम से ही वो पर्सन क्या है, इंडिया का सिटीजन है। फिर 6 बात करता है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो माइग्रेट हुए हैं, इंडिया में माइग्रेट होके आए हैं पाकिस्तान से। सो पर्सन माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान सिटीजन एट द कमेंसमेंट, ठीक है। जो पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं वो सिटीजन समझे जाएंगे इफ क्या क्या कंडीशन होंगी, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, या तो उनके पेरेंट या उनके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए हैं, और उस टाइम पे इंडिया की डेफिनेशन की थी क्या थी, जो 1935 के बिल में दी हुई थी, और माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948 नाउ रिकॉर्डिंग एंड नाउ ऑर्डिनरी रिजाइड इन इंडिया, ठीक है। जो कब माइग्रेट हुए हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले, याद रखना 19 जुलाई 1948 से पहले जो माइग्रेट होके आ गए हैं और ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहे हैं इंडिया में, वो सारे सिटीजन हैं। और जो माइग्रेटेड हैं आफ्टर 19 जुलाई 1948 रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एप्लीकेशन बिफोर द कमेंसमेंट, ठीक है, एंड पर्सन मस्ट रिजाइड एटलीस्ट 6 मंथ इमीडिएटली बिफोर द एप्लीकेशन। तो आपने सेक्शन 6 में क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो पर्सन माइग्रेट होके आए हैं पाकिस्तान से इंडिया में, वो कब इंडियन सिटीजन माने जाएंगे, वो लोग इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट माने जाएंगे अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं इंडिया में, जो कि 1935 के अकॉर्डिंग है, या जो माइग्रेटेड हो गए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले, या फिर अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर माइग्रेट हुए हैं तो उन्होंने क्या किया है, अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि एप्लीकेशन के थ्रू, और वो पर्सन कम से कम 6 मंथ, मतलब जब आपने एप्लीकेशन लगाई है उससे 6 महीने से पहले कम से कम, नहीं तो आप इंडिया में रह रहे हो। फिर है माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो यहाँ से पाकिस्तान गए हैं, तो जो भी पर्सन 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1957 से पहले, 1947 हाँ, कोई भी पर्सन है जो कि 1 मार्च 1947 से पहले माइग्रेट हो गए हैं, यहाँ से वो पाकिस्तान चले गए हैं, उन्हें हम इंडिया सिटीजन नहीं मानेंगे। तो जो हमने वहाँ से आना कब तक अलाउ कर रखा है, 19 जुलाई 1948 तक, और जाना कब, मतलब जाने वालों को कब से, डेट क्या है, 1 मार्च 1947। फिर है राइट ऑफ हाँ 8 में आते हैं हम। कुछ क्या पर्सन कहते हैं, जो एनआरआई वगैरह बात है ना, एनआरआई वाली टर्म एंड कंडीशन है इसमें आर्टिकल 8 में। राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, पर्सन हु आदर, या तो खुद पर्सन या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ बॉर्न हुए थे, इंडिया में, एज पर 1935। खुद माता पिता दादा दादी इंडिया में बॉर्न हुए थे, या फिर जो ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहे थे, और
मतलब वो बॉन्ड हुए थे इंडिया में, लेकिन अभी वो ऑर्डिनरली कहाँ रिजाइड कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया। तो उन्हें हम सिटीजन मान के चलेंगे इफ रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इन द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर द टाइम बीइंग रिजाइडिंग। ठीक है, जैसे कोई पाकिस्तान में जैसे कोई अमेरिका में रह रहा है, हम इन्हें NRI वाले बोलते हैं, क्योंकि वो खुद पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनके बॉर्न तो इंडिया में हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, और वो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा है एज ए इंडियन सिटीजन कहाँ के डिप्लोमेटिक काउंसलर में, जो हमारे यहाँ के डिप्लोमेटिक जो ऑफिस बना हुआ है अमेरिका में, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एज ए उन्होंने इंडियन सिटीजन की तरह अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है वहाँ पे। तो ना सेक्शन जो आपका ये आर्टिकल 8 है वो ये बात करता है कि अगर डिप्लोमेटिक काउंसलर के वहाँ पे आपने जाके रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, तो आपको इंडियन सिटीजन ही माना जाएगा। ठीक है, या वो पहले भी हो सकता है, बिफोर और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आर्टिकल 9 है वो सिर्फ ये बोलता है पर्सन, अगर कोई भी पर्सन है जिसने वॉलेंटियरली, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है जिसने वॉलेंटियरली एक्वायर्ड कर ली है, क्या एक्वायर्ड किया है किसी भी पर्सन ने वॉलेंटियरली सिटीजनशिप ऑफ द अदर स्टेट, तो हम उसे क्या मानेंगे, वो इंडियन सिटीजन नहीं रह जाएगा। जैसे क्योंकि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप अलाउ हुआ है, जैसे ही किसी पर्सन ने वॉलेंटियरली किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप उन्होंने जैसे ही ली, तो उसकी जो यहाँ वाली सिटीजनशिप है वो सीज हो जाएगी, तो इसलिए वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ अ सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कंटिन्यू द सिटीजन ऑफ इंडिया। सारी होल सोल पावर किसके पास है, आपकी जो पार्लियामेंट के पास है कि वो किन लॉ के थ्रू कंटिन्यू रहने देती है, आपको इंडियन सिटीजन नहीं रहने देती है, तो ये सब पार्लियामेंट की पावर है। फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन। अब पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ठीक है, तो एक्विजिशन का, टर्मिनेशन का, सिटीजनशिप का, मतलब एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप का कौन बना रही है, हमारी पार्लियामेंट बना रही है। ये सेक्शन आपको ये आर्टिकल 11 में मिलेगा। अब आपको सिटीजनशिप एक्ट है एक 1955 वाला, वो थोड़ा सा देख लीजिए, इतना कोई है नहीं उसमें, कि आपको एक्वायर करना है अगर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग, तो उसकी सेक्शन 3 में बाय बर्थ मिल रहा है आपको, सेक्शन 4 में बाय डिसेंट मिल रहा है, 5 में रिकॉग्निशन, 6 में नेचुरलाइजेशन, 7 में इनकॉर्पोरेशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनकॉर्पोरेशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब बंगाल की खाड़ी तो खैर वैसे भी अपनी है, बे ऑफ बंगाल, तो जैसे किसी अदर कंट्री की कोई फ्लड वगैरह आया या फिर कुछ भी ऐसे नेचुरल सर्कमस्टेंसेज हुए उनकी वजह से वहाँ की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हमारे हिस्से आ गई है, तो अगर उस तरह से भी अगर इनकॉर्पोरेशन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में अगर कोई टेरिटरी अगर अंदर आ गई है इंडिया के, तो वहाँ के जो सिटीजन है वो भी हमारे इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रिकॉग्निशन, बाय नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब अगर आपको 1955 के एक्ट के अकॉर्डिंग टर्मिनेट करानी है, तो आपको या तो क्या होगा, सेक्शन 8 में तो रिनंसिएशन हो जाएगी, 9 में टर्मिनेशन हो जाएगा और 10 में डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप हो जाएगी। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट एक बात छूट गई थी वो ये थी कि जो 42nd अमेंडमेंट हमारा आया था 1976 में, उसके अकॉर्डिंग सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड वो इंटीग्रिटी, सेक्युलरिज्म, अरे रे, सेक्शन 42nd अमेंडमेंट जो आया था उसके अकॉर्डिंग हमने सेक्युलर, सोशल और इंटीग्रिटी ये तीनों वर्ड ऐड किए हैं, सेक्युलर, सोशल और इंटीग्रिटी। ठीक है, कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड, तो इसका आपको केशवानंद की भारती में यस का जवाब मिल जाएगा, हाँ हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं। हुआ ही है, 42nd अमेंडमेंट आया ही है, बस सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। नॉट जो अगर बेरोबारी का केस आप देखोगे तो उसमें इन्होंने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ, जो प्रीएम्बल है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। SR बॉम्बे का केस देख लेना, अरुणा रॉय का केस देख लेना, ये दोनों डील करते हैं आपके सेक्युलरिज्म से। फिर 3C नॉट प्रोवाइड फॉर, अच्छा ये जो SR बॉम्बे वाला केस था ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। कोई बैरूबरी, सॉरी अरे यार ये बैरूबरी वाला केस था ना, इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। SR बॉम्बे और अरुणा रॉय वाले तो सेक्युलर से डील करते हैं। जो बैरूबरी केस था इसमें क्या हुआ था कि एक बैरूबरी करके ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी हमारी पाकिस्तान की, और उन्होंने कुछ डीलिंग हुई थी कि ये प्रॉपर्टी इतनी है, तो जो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी हमारी पाकिस्तान को दे दी थी, लेकिन लोगों ने बहुत अपोज किया कि ऐसा नहीं होगा। तो पार्लियामेंट सिर्फ ऐड करने के लिए बना सकती है, पार्लियामेंट ये लॉ नहीं बना सकती कि अपनी प्रॉपर्टी किसी अदर कंट्री को दे दे। तो कोर्ट ने फिर कुछ 9th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस, मतलब 9th अमेंडमेंट आया, उसके कुछ इंट्रोड्यूस किया, तब जाके उस टेरिटरी का कुछ सेटलमेंट हुआ था। इतना पूछा नहीं जाएगा, बस ये याद रख लेना। बैरूबारी में ये बोला था प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
फिर राइट टू, जो राइट सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है वो तो है 15, 16, 19, 29, 30। देखो कितना ईजी है याद करने के लिए। यार तुम किसी को पब्लिक रेस्टोरेंट में, बात में, घाट में, फलानी फलानी जगह जाके रोक रहे हो तो ये तो सिटीजन को अप्लाई है आपका। 15, 16 आप अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वैसे भी आप किसी बाहर वाले को तो यहाँ इंडिया में जॉब मतलब देने नहीं वाले हो, सरकारी नौकरी तो खासकर, तो 16। 19 में है ये सिटीजन के लिए इसलिए क्योंकि ट्रेड वगैरह से याद रख लेना, बाहर वालों को हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना ट्रेड करने देंगे, कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन इम्पोज करेंगे। 29 और 30 वैसे भी हमारे माइनॉरिटी वाले राइट हैं तो वो सिटीजन्स के लिए अप्लाई है। अब जो बाहर वालों को भी अप्लाई है, जो अलाइन को भी अप्लाई है, वो है 14 और 18, क्योंकि इक्वालिटी तो हमें करनी ही पड़ेगी, राइट मतलब लॉ को तो प्रोटेक्शन सबको मिलना ही है। और 21 क्योंकि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सबके पास होना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा। वेदर कंपनी कैन बी अ सिटीजन, तो इसका ये जो इन्होंने जनरली 2-3 केस आए थे उसमें ये बोला था कि कंपनी है ना सिटीजन नहीं हो सकती, लेकिन कुछ पर्सन जो कंपनी के पार्टनर होते हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, तो उनके थ्रू हम कंपनीज के राइट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जनरली कंपनी सिटीजन नहीं होती है, जनरली नो। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज कमर्शियल टैक्स ऑफिसर में बोला था SC हेल्ड दैट नॉट सिटीजन सो नॉट क्लेम एफआर। सो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि नहीं सिटीजन नहीं होती इसलिए एफआर को क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन नेशनलाइजेशन, जो बैंक नेशनलाइजेशन का केस हुआ था उसमें ये बोला था कि held that if state impairs the right of a company thereby affecting the right of individual and shareholder, the protection of 19 same follows the Bennett Coleman versus, इसका बेनेट कोलमन का भी एक केस आया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें इन्होंने बोला था कि अगर जो सिटीजन है, जो कंपनी के पार्टनर्स हैं, उनके राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो उनके थ्रू वो अपनी कंपनी के लिए फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन खुद कंपनी एज ए सिटीजन हम नहीं मान सकते।